आइए आज आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज शुरू करते हैं। ड्रेनेज शब्द एक जगह की रिवर सिस्टम को दर्शाता है। एक रिवर सिस्टम में विभिन्न पानी की धाराएं अलग अलग जगहों से बहकर एक जगह एकत्रित होती है, जिससे बड़े नदी का निर्माण होता है, जो बहकर झीलों या सागरों या महासागरों में समा जाती है। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो नदी और सहायक नदियों या ट्रिब्यूटरीज के समूह को रिवर सिस्टम कहा जाता है। जिस इलाके में एक ही रिवर सिस्टम मौजूद होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ड्रेनेज बेसिन्स को एक ऊंचे क्षेत्र जैसी पहाड़ या ऊपरी भूमि द्वारा अलग किया जाता है, जिसे इस मामले में वाटर डिवाइड या जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। भारत के ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय नदियों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर नदियां। हिमालयी नदियों का स्रोत हिमालय में होता है। ये नदियां पेरेनियल है, यानी इनमें साल भर पानी मौजूद होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें बारिश और पर्वतों से पिघले बर्फ दोनों से पानी मिलता है। हिमालयी नदियां अपने स्रोत से समुद्र तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करते हैं। पेनिनसुलर नदियों का स्रोत भारत के पेनिनसुलर प्लेटू में होता है। ये नदियां मौसमी या सीजनल होती हैं और पानी के लिए बरसात पर निर्भर करती हैं। ये नदियां समुद्र तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग तय करते हैं और इनकी गहराई भी कम होती है। पहला, हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, इंडस रिवर सिस्टम। इसका स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। ये वहां से पश्चिम की ओर बहता है और लद्दाख में भारत में प्रवेश करता है। कश्मीर में जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदियों से इसका मिलावन होता है। पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सतलुज, बीस, रवि और चिनाब इससे जुड़ते हैं। ये कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरता है। ये पृथ्वी के सबसे लंबी नदियों में गिना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इंडस की 1/3 भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है और बाकी पाकिस्तान का हिस्सा है। गंगा रिवर सिस्टम। गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा का स्रोत माना जाता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी इससे उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास जुड़ जाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में दाखिल होता है। जो हिमालयी नदियां इसके साथ जुड़ती हैं उनमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी शामिल है। पेनिनसुलर नदियों में चंबल, बेतवा और सोन इसके साथ जुड़ती हैं। यमुना का स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर है, जबकि घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल में हिमालय पर्वतों से बहती है। गंगा पूर्व में पश्चिम बंगाल की ओर बहती है और 2 नदियों में टूट जाती है, जिन्हें भागीरथी और हुगली के नाम से जाना जाता है। ये गंगा के डेल्टा का उत्तरी कोण है। यहाँ से ये दक्षिण में बांग्लादेश की ओर बहती है, जहाँ ये ब्रह्मपुत्र से जुड़कर मेघना कहलाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इन नदियों के मिश्रण से बनने वाला डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है। वहां से ये पूर्व की ओर हिमालय के साथ साथ बहता है और नमचा बरवा पहुंचने पर उल्टी दिशा में घूम जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है। यहाँ से
इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिबांग, लोहित और अन्य नदियाँ इसमें शामिल हो जाती है और इसी तरह आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। ये इंडस नदी से थोड़ा लंबा है और इसका ज्यादातर हिस्सा भारत के बाहर स्थित है। इसे तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। हर साल बारिश के मौसम में ये पानी से भर जाने के कारण असम और बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बन जाता है, जो बहुत हानि का कारण बनता है। दूसरा, पेनिनसुलर रिवर। ज्यादातर पेनिनसुलर नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सिर्फ नर्मदा और तापी ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में समाती हैं। पेनिनसुलर नदियों की ड्रेनेज बेसिन हिमालयी नदियों के मुकाबले आकार में छोटी होती है। नर्मदा बेसिन। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से शुरू होता है। ये एक दरार वाली घाटी के बीच से गुजरते हुए पश्चिम की ओर बहती है। समुद्र तक बहते हुए ये अपने मार्ग में कई यादगार जगहों का निर्माण करती है, जैसे जबलपुर के पास स्थित मार्बल रॉक्स, जहां ये एक गहरे गॉर्ज से गुजरती है, और धुआंधार झरना, जहां ये खड़ी चट्टानों पर गिरती है। इससे जुड़ने वाली सभी नदियां काफी छोटी है और इससे एक समाकोण या राइट एंगल में जुड़ती हैं। नर्मदा बेसिन में मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं। तापी बेसिन। मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में तापी नदी सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला में शुरू होती है। तापी बेसिन में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं। ये भी नर्मदा की तरह एक घाटी से होकर गुजरती है, लेकिन उससे काफी छोटी है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों में साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार नदियां शामिल हैं। गोदावरी बेसिन। सभी पेनिनसुलर नदियों में गोदावरी 1500 किलोमीटर के कुल लंबाई के साथ सबसे बड़ी नदी है। सभी पेनिनसुलर नदियों में इसका ड्रेनेज बेसिन भी सबसे बड़ा है। ये पश्चिमी घाटियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसका ड्रेनेज बेसिन का 50% महाराष्ट्र में सम्मिलित है और इसके साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग भी इसमें शामिल हैं। इसकी लंबाई और इसमें शामिल विभिन्न राज्यों के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी बेसिन। महानदी की कुल लंबाई 860 या 860 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके ड्रेनेज बेसिन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ भाग शामिल हैं। कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। ये महाबलेश्वर से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके ड्रेनेज बेसिन में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के भाग शामिल हैं। कावेरी बेसिन। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ों में, जो वेस्टर्न घाट्स के हिस्सा हैं, वहां से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके ड्रेनेज बेसिन में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। लेक्स या झील। झील या तो कुदरती होते हैं या मानवी। अब मानवी झीलों की बात आती है तो इनका निर्माण नदियों पर बिजली बनाने के लिए बनाया गया बांध से होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर। कुदरती झीलों को कई प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। या तो ये परमानेंट हो सकते हैं, जिनमें हमेशा पानी रहता है, या मौसमी या सीजनल हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ बारिश की मौसम में पानी रहता है। ये ऑक्स बाव झील भी हो सकते हैं, जो आधी टेढ़ी नदियों से पानी के जमाव से बनते हैं।
स्पिट और बांस से बनने वाली लगून जैसे चिलिका लेक भी कुदरती झील में शामिल है। झील ताजा पानी या नमकीन पानी वाले हो सकते हैं। ज्यादातर ताजा पानी वाले झील हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित उलार झील चट्टानों के खिसकने से बना भारत का सबसे बड़ा ताजा पानी वाला झील है। अब झीलों की महत्व की बात की जाए तो बारिश के दिनों में बाढ़ होने से ये रोकते हैं और ग्रीष्म के दिनों में पानी उपलब्ध कराते हैं। ये बिजली के निर्माण में मदद करते हैं, जल वनस्पति और जल जीवन को पनपने की स्थान देते हैं, कुदरती सौंदर्य को बढ़ाते हैं और पर्यटन में वृद्धि लाते हैं। अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। पानी एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन होने के कारण नदियां प्राचीन काल से ही निवासियों को आकर्षित करती रही है। ये बस्तियां अब शहरों में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों की पानी को सिंचाई, नौवहन या नेविगेशन, जल विद्युत उत्पादन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नदियों का प्रदूषण। पानी की बढ़ती घरेलू, नगरपालिक, औद्योगिक और कृषि मांग के कारण नदियों से अधिक पानी निकाला जा रहा है और अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को उनमें डाला जा रहा है। इससे न केवल पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है, बल्कि पानी की स्वयं को साफ रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसी के साथ आपके ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर ड्रेनेज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगले हफ्ते चौथे चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।